हेलो एवरीवन। आज करेंगे हम एनसीईआरटी सिक्स्थ क्लास की और जिसका चैप्टर नंबर है 3। तो देखो चैप्टर का क्या नाम है, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। तो क्या है, भोजन संग्रह मतलब इकट्ठा करना और उसका उत्पादन करने तक की प्रक्रिया इसमें बताई गई है। नैनुमा का भोजन, तो इसमें नैनुमा की कहानी बताई गई है। आज नैनुमा अपना पसंदीदा खाना खा रही थी। क्या था उसका पसंदीदा खाना? चावल, स्क्वैश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। स्क्वैश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में उगाया था। खाते खाते नैनुमा को पिछले दिनों अपनी स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाए जाने की याद आ गई। तो उसको क्या याद आया? जब वो यात्रा पर गई थी, स्कूल की यात्रा पर गई थी, तो उसे मध्य प्रदेश के खाने की याद आ गई। वह बड़ा ही मसालेदार था। और तो वह ऐसा क्यों था? तो यह जानने का प्रयास करती है कि हमारे यहाँ इतना मसालेदार खाना नहीं बनता, तो वहाँ पर इतना मसालेदार खाना था क्यों? विभिन्न प्रकार के भोजन, तो भोजन में विविधता बताई गई है। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। तो क्या होता है, हमें आज जो भोजन मिलता है, जो हम फसल उगाते हैं उससे मिलता है, और जो हम पशु पालते हैं हमें उससे भी भोजन प्राप्त होता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता होती है। तो कैसी जलवायु की? जैसे धान की खेती के लिए गेहूँ या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। धान की खेती को क्या ज़रूरत होती है? ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। कैसे? जैसे धान की फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो ऐसे मौसम पर उगाते हैं जब बारिश ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से मौसम के अनुसार फसल उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्ण जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा, स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। तो क्या बताया गया है? जैसे भेड़ बकरी जो जंतु होते हैं वो भी वातावरण के अनुसार ही रहते हैं। और पिछले अध्याय में क्या बताया गया था? स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन के बारे में बताया था। पहले यह भोजन का उत्पादन नहीं होता था। पहले प्रकृति पर मनुष्य निर्भर रहता था और आहिस्ता आहिस्ता उसने सारा कुछ सीख लिया। खेती और पशुपालन की शुरुआत। अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है। साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे हैं। किसका? जिस वनस्पति और भोजन का मनुष्य इस्तेमाल करता था वह भी बदलती रहती है। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल जा सकती हैं, बीज कैसे अपनी डंठल से टूट कर गिरते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं कि जो खाने योग्य वनस्पतियाँ हैं वो कहाँ पर मिलती हैं, और जो बीज होता है वो डंठल से टूटकर कैसे गिरता है। गिरे बीजों का अंकुरण कैसे होता है, जैसे वो पैदा होती है ना उससे फसल, तो कैसे होता है, उनसे पौधा निकालना आदि। इस तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी। तो शुरू में कुछ बीज गिर गए होंगे, तो इसमें बताया गया है, और उससे वो अंकुरित हो गए होंगे। इस तरह पौधे पैदा होने लगे और लोग उनकी देखभाल भी करने लगे। किससे? चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा भी की होगी उन्होंने, ताकि वे ठीक से बढ़ सके, उनके बीज पक सकें। तो मानव क्या करता है, जब कोई फसल बो देता है तो उसकी देखभाल भी करता है। उसको कितना पानी की ज़रूरत है, क्या बीज डालना है, क्या दवाई डालनी है, और उसकी रखवाली करता है, जैसे चिड़िया और जानवरों से, पक्षियों और जानवरों से, ताकि वे ठीक से बढ़ सके और उनके बीज पक सकें। इस प्रकार धीरे धीरे वे क्या बन गए? आदि मानव से कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू भी बनाया होगा। कैसे? जानवरों के आगे चारा रख के उन्हें पालतू बना लिया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह क्या था? कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़ बकरी गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। क्या करते थे? घास खाते थे। अन्य लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। और इस तरह धीरे धीरे वे क्या बन गए? एक पशुपालक बन गए। क्या तुम बता सकती हो सबसे पहले कुत्तों को ही क्यों पाला गया?
कुत्ता एक रखवाली करने वाला जानवर है, इस करके लोगों ने सबसे पहले कुत्ते को पाला। बसने की प्रक्रिया तो इसको देख लेते हैं हम। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बसने की प्रक्रिया कहते हैं। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते थे। जंगली जानवर होते हैं ना, उनसे अलग तरह के, जैसे शेर है, उसको तो हम पालतू नहीं बना सकते ना। इस तरह उन्होंने देख देख कर जानवरों और पौधों को, जानवरों और जंगली पौधों को क्या करा? अपनाया। इसकी वजह यह थी कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होती है। जैसे पशुओं को बीमार होने की, जैसे भैंस गाय बीमार होने की इनकी संभावना कम होती है, तो ऐसे पशुओं को उन्होंने पाला। यही नहीं, उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज मिलते हैं और साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से वे उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, हिंसक नहीं होते थे, वो मारते नहीं थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधे से भिन्न होते हैं। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। जो जंगली जानवर होते हैं ना, उनके दांत बड़े बड़े होते हैं, सींग बड़े बड़े होते हैं, वो हिंसक होते हैं। और जो पालतू हैं उनके ना दांत बड़े होते हैं, ना सींग बड़े होते हैं और ना ही वो हिंसक होते हैं। इन दांतों को देखिए, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का हो सकता है और कौन सा पालतू सूअर का? ये देखो, ये दांत दिखाए गए हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। कब? 12,000 साल पहले। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद क्या आते हैं? भेड़ बकरी, और फसलों में गेहूँ और जौ। ये देखो, बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के रूप में अनाज के कितने उपयोग बताए गए हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ 3 महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, खरपतवार मतलब जो उसमें एक्स्ट्रा घास फूस हो जाता है ना, उसको हटाना, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर किया जाता है क्योंकि उसको संरक्षण करना होता है, उसको रखना होता है आगे के लिए। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक है। इसलिए लोग उनके भंडारण की बात सोचनी पड़ती है। लोगों को उनके भंडारण की बात क्या करनी पड़ती है? सोचनी पड़ती है। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या किया? या तो ज़मीन में गड्ढा खोद कर दाबा, या फिर टोकरियाँ बुनी उसमें डाला, या फिर मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों में। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करके वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? उनके जवाब में कारण बताओ। आगे देखते हैं। जानवर चलते फिरते खाद्य बन रहा है, मतलब भंडार, मतलब खाने का उनके पास स्टोरेज है। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है जो भोजन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें क्या मिलता है? मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालक भोजन के भंडारण का एक तरीका है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। जो पहले कृषक थे और जो पहले पशुपालक थे उनके बारे में पता करते हैं। मानचित्र 2 देखो। क्या तुम्हें कई नीले रंग के वर्ग दिखाई देते हैं? इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों के शुरुआती कृषकों के पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले थे। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र के आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए थे। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ थीं। किसकी? कृषकों की और पशुपालकों की। या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हैं। क्या? जले हुए अनाज के दाने।
ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान करते हैं। वो हड्डी देखकर बता देते हैं कि यह कौन से जानवर की हड्डी है। नीचे तालिका में तुम जान सकती हो कि कहाँ कहाँ अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिलते हैं, जैसे गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी। ये कहाँ मिले थे? मेरगढ़, यानी कि जो आधुनिक पाकिस्तान में है। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, ये कहाँ मिलते हैं? कोल्डी हवा में, आधुनिक उत्तर प्रदेश में है जो चावल और मवेशी। ये कैसे? मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं। ये कहाँ है? महागढ़ा, आधुनिक उत्तर प्रदेश में। गेहूँ और दलहन, ये कहाँ? गुफकरोल और आधुनिक कश्मीर में है। गेहूँ और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, ये मिले थे बुर्ज होम में और जो आधुनिक कश्मीर में है। गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, ये कहाँ मिले हैं? चिरांद, जो आधुनिक बिहार में है। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर, ये हल्लूर में, आधुनिक आंध्र प्रदेश में। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर, ये कहाँ? पैमपल्ली, जो आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। इन जिन जगहों पर अनाज पर हड्डियों के अवशेष मिले हैं, ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं। वैसे तो बहुत सारे मिले हैं, लेकिन ये इनमें से कुछ के चित्र बताए गए हैं। स्थायी जीवन की ओर, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, जो वर्तमान कश्मीर में है। के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? गर्तवास। इनमें उतरने के लिए क्या होती थी? सीढ़ियाँ होती थी। इनमें उन्हें ठंड के मौसम में क्या मिलती थी? सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगहें भी मिली हैं। ऐसे लगता था लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर और औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाणयुगीन उपकरणों से भिन्न हैं। क्या है? पुरापाषाणों से भिन्न है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? नवपाषाण युग कहा जाता है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था, लेकिन ओखली का तो आज भी प्रयोग किया जाता है। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी समय प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए गए हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के क्या मिले हैं? मिट्टी के बर्तन। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया गया है। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए भी किया जाता है। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे और आज खाना बनाने के लिए बर्तनों का ही प्रयोग किया जाता है। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे हैं। क्या करने लग रहे हैं? कपड़े बुनने लगे हैं। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे को उगाया जाता है। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। जहाँ लोग शिकार करते थे और दूसरी जगह लोग पशुपालन भी करते थे। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। इस तरह से हम करेंगे इसको आधा ही आगे करते हैं, आगे के पार्ट में करते हैं हम इसका बाकी का बचा हुआ हिस्सा। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ। ओके, बाय बाय।